स्टूडेंट्स, अपनी इस कंटिन्यू वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जापान में मेजी रिस्टोरेशन, मेजी पुनर्स्थापना। एक्चुअली जापान में मेजी पुनर्स्थापना से पहले शोगुन रूल था जो कि तोकागावा डायनेस्टी का था। ये रूल समाप्त हो गया और उसको रिप्लेस किया किसने? मेजी ने। मेजी मीन्स द जापानीज एम्परर। Thus, when the powers were shifted from shogun to Meiji, was known as Meiji Restoration। यानी कि जब सत्ता जो थी शोगुन के स्थान पर अब मेजी के हाथों में आ गई थी, सम्राट के हाथों में आ गई थी, तो उसको कौन सी घटना बोला गया है? मेजी पुनर्स्थापन की घटना बोला गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि मेजी पुनर्स्थापना यानी कि जो मेजी रूल था उसके अंडर में क्या मॉडर्नाइजेशन जापान का हुआ है। तो सबसे पहले वहाँ पे एक नया रूल दिया गया, फोको को कोही कोहे, ये मीन्स द रिच कंट्री द स्ट्रॉन्ग आर्मी, यानी कि शक्तिशाली देश और अमीर देश और शक्तिशाली सेना, ऐसा नारा वहाँ पे दिया गया क्योंकि जापान इस बात को जानता था कि हमें गुलामी से बचना है, हम इंडिया जैसे गुलाम नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने ये नारा दिया कि रिच कंट्री द स्ट्रॉन्ग कंट्री, समृद्ध देश मजबूत सेना। तो जिस देश में अमीर देश होगा और जहाँ की आर्मी स्ट्रांग होगी उसको कभी भी कोई भी देश गुलाम नहीं बना सकता। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि जापान एक ऐसी कंट्री था जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। फिर वहाँ पे एक एम्पर सिस्टम आया। एम्पर सिस्टम यानी कि सम्राट व्यवस्था आई, ऐसी व्यवस्था जिसमें कि नौकरशाही और सेना मिलकर सत्ता चलाते थे। सिस्टम वेयर द एम्पर, वेयर द ब्यूरोक्रेट एंड वेयर द मिलिट्री रूल, दे वर्क टुगेदर, एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड द मिलिट्री दे वर आंसरेबल टू द एम्पर। यानी कि जो नौकरशाही होते थे और जो सेना होती थी वो राजा के प्रति उत्तरदायी होती थी। एंड द किंग वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। राजा को जो था ईश्वर का वंशज माना गया है। उसका जो बर्थडे था वो नेशनल हॉलीडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म्स जो थी वो यूज़ करता था। वहाँ पे एक न्यू एजुकेशन सिस्टम आया 1870 में। एक नया एजुकेशन सिस्टम आ गया वहाँ पे जापान में, एंड इट वाज कंपलसरी फॉर ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स टू गो टू द स्कूल। उनको कंपलसरी कर दिया गया, जिसमें जो ट्यूशन फीस थी उसको मिनिमम किया गया। और ऐसी सिचुएशन भी आई जब जापान में 1910 तक जो था चाइल्ड वॉज डिप्राइव ऑफ एजुकेशन, कोई बच्चा उससे डिप्राइव नहीं था एजुकेशन, सब शिक्षा ले रहे थे। फिर मिलिट्री चेंजेस आए। All the young men over the 20 years of age had to do a period of military service। उनको एक ऐसा समय था कि इस तरह से वहाँ पे आधुनिक सैन्य बल जो था तैयार किया गया था। अब जापान में कुछ मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमी में भी हुई। वो कैसे हुई कि कैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया गया, जो एग्रीकल्चर था, जो कृषि था, उस पर टैक्स लेविट किया गया ताकि धन को एकत्रित किया जा सके, रेज फंड किया जा सके। और जो टेक्सटाइल मशीनरी थी वो इम्पोर्ट होती थी यूरोप कंट्रीज़ में, यूरोप कंट्री से इंपोर्ट होती थी यहाँ पे जापान में। और जापान में फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1870 से लेकर 1872 तक। और टोक्यो जो था, जो टोक्यो से लेकर पार्ट ऑफ योकोहामा तक चलाई जाती थी। फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे दे वर सेंट टू अब्रॉड्स, बहुत सारे बच्चों को विदेश भेजाया गया ताकि वो पढ़ाई कर सकें। और मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वॉज लॉन्च इन 1872। मॉडर्न बैंकिंग की स्थापना की गई 1872 में, ठीक है। फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान इन 1889, और जापान में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक नया संविधान बनाया गया। और जिसके फीचर्स क्या थे सबसे पहले हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। और वो है कि जो राजा होता था ना, द किंग होता था, ही वॉज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यकारिणी का प्रमुख होता था राजा। और जितने भी मिनिस्टर्स होते थे वो राजा के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। ऑल द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड बाय द किंग। और जितने भी मिनिस्टर्स होते थे वो राजा को अकाउंटेबल होते थे, एम्परर को अकाउंटेबल होते थे, यानी कि सारे मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। और द गॉड वॉज द एम्परर वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और उसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उसके पास स्पिरिचुअल पावर थी, आध्यात्मिक शक्तियाँ थी। फिर जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसको डाइट बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूशन की। तो लेकिन जो डाइट थी, पार्लियामेंट जो थी, उसको बहुत कम पावर्स थी। संविधान बनाया गया, उसमें एक संसद का प्रावधान भी था। इस संसद का नाम क्या था बच्चों? डाइट। तो राइट राजा की सभा होती थी, लेकिन इसको पावर्स बहुत कम दी। जैसे हम क्या देखेंगे कि सर्वे सर्वा किसका प्रभाव था? एम्परर का। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस एम्प्रेस की जो मोनार्की की जो पावर्स थी उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते थे। दिस पावर गिवन टू पुलिस। जापान की पुलिस को ये पावर दी गई थी कि वो मोनार्की की
पावर टू इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ मोनार्की ओवर एलाइट्स, यानी कि राजसत्ता पर कुलीन तंत्र को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए थे, जैसे कि प्रेस पर नियंत्रण या पब्लिक मीटिंग्स अगर हो रही हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो उस पर भी ये पुलिस प्रतिबंध लगा सकती थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम चल रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ जापान। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जापान कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि वो एक इम्पीरियलिस्टिक कंट्री बना। तो जापान की इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ क्या क्या थी, उपनिवेशीवादी क्या थी? सबसे पहले जापान ने 1895 में चाइना से वॉर किया और उसको हरा दिया, और वहाँ से मिला उनको फॉर्मोसा एज ए पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। तो फार्मोसा को उन्होंने अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। जैसे कि मैं आपको पता है कि फार्मोसा जो है ना, इट प्रेजेंट नेम इज़ ताइवान। फार्मोसा का प्रेजेंट नेम क्या है? ताइवान है, ठीक है। फिर 1905 में उसने कोरिया को अपना प्रोटेक्टर स्टेट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि संरक्षित राज्य बना दिया, और उसके 5 साल बाद कोरिया जो था जापान की कॉलोनी बन गया, ठीक है। तो यानी कि इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी जो फीचर्स थे वो जापान में आने लगे। और कहा जाता है कि 1899 में यूएसए और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने जापान को अपनी वर्ल्ड पावर बन लिया, एक महाशक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर एंग्लो जापान ट्रीटी हुई 1902 में। एंग्लो मीन्स द यूरोपियन कंट्रीज एंड द जापान, इनके बीच में एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, और जिसके अनुसार जापान को इम्पीरियलिस्टिक कंट्री यानी उपनिवेशवाद देश मान लिया गया, साम्राज्य। जापान ने एक बहुत बड़ी कंट्री को हरा दिया, दैट वाज रशिया, इन 1904 एंड 5। और वहाँ के जो साउथ पार्ट के जो मंचूरिया के लोग थे, दे एक्सेप्टेड द डोमिनेंट रीजन ऑफ जापान, उनके जापान का प्रभाव क्षेत्र मान लिया गया, ठीक है। इस प्रकार जापान क्या बन गया? एक विस्तृत साम्राज्य बन गया। आई होप बच्चों आपको ये आज का ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।